कभी सोचा है कि कंप्यूटिंग की असली हदें क्या हैं? मतलब वो कौन सी ऐसी समस्या है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी कभी कभी भी हल नहीं कर पाएगा? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के जवाब की तलाश है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सा एक काम है जो कंप्यूटर चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, कभी नहीं कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी के सीमाओं के बारे में एक बहुत ही गहरा सच बताता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मशीनें सोचती कैसे हैं। और ये सब शुरू होता है कुछ बहुत ही बुनियादी परिभाषाओं से, जो मिलकर इन मशीनों के लिए एक औपचारिक भाषा तैयार करती हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हर चीज का सबसे छोटा हिस्सा होता है एक प्रतीक। इसे आप भाषा का एक एटम या परमाणु समझ सकते हैं। ये कोई अक्षर हो सकता है, कोई नंबर या कोई भी अकेला निशान। ये वो सबसे बुनियादी इकाई है जिसके साथ हम काम करेंगे। अब जब हम इन प्रतीकों को एक थैली में एक साथ रख देते हैं तो हमें मिलती है एक वर्णमाला। ये बस उन प्रतीकों का एक कलेक्शन है जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कंप्यूटर की दुनिया में सबसे मशहूर वर्णमाला तो बाइनरी ही है, जिसमें सिर्फ दो प्रतीक होते हैं, 0 और 1। अब मजा शुरू होता है। अगर हम अपनी वर्णमाला से प्रतीक उठाकर उन्हें एक लाइन में एक क्रम में रख दें तो हमें एक स्ट्रिंग मिलती है। ये एक शब्द की तरह है, जैसे 0110 बाइनरी वर्णमाला से बनी एक स्ट्रिंग है। और आखिर में आती है भाषा। तो भाषा क्या है? ये बस उन सभी सही या वैध स्ट्रिंग्स का एक पूरा सेट है। इन मशीनों का काम बस इतना है कि वो किसी भी स्ट्रिंग को देखकर ये तय करें कि वो किसी खास भाषा का हिस्सा है या नहीं। तो इन सब औजारों के साथ चलिए मिलते हैं हमारी शक्ति की सीढ़ी की पहली और सबसे सीधी सादी मशीन से। इसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटन। जरा एक बहुत ही सिंपल वेंडिंग मशीन के बारे में सोचिए। उसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कल किसी ने क्या खरीदा था। नहीं, उससे बस ये पता होना चाहिए कि अभी उसकी हालत क्या है। मतलब अभी उसमें कितने सिक्के डाले गए हैं। उसके पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सीधा सा तरीका है इसका। ये एक शुरुआती पॉइंट से शुरू होता है, स्ट्रिंग का पहला प्रतीक पढ़ता है और एक नई स्थिति में चला जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। और अगर ये एक खास स्वीकृति वाली स्थिति में खत्म होता है तो स्ट्रिंग को वैध मान लिया जाता है। अब इस मशीन की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी कमजोरी। ये छोटे मोटे पैटर्न पहचानने में बहुत अच्छा है, जैसे ये चेक करना कि किसी ईमेल एड्रेस में @ का निशान है या नहीं। लेकिन क्योंकि इसकी कोई याददाश्त ही नहीं है, ये गिनती जैसा आसान काम भी नहीं कर सकती। ये नहीं जांच सकती कि एक स्ट्रिंग में जितने ए हैं उसके बाद उतने ही बी हैं या नहीं, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहेगा कि उसने कितने ए देखे थे। और यहीं से हमारा अगला सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसी मशीन कैसे बनाएं जो गिनती कर सके, जो कुछ याद रख सके? तो इसका जवाब है हमारी मशीन को एक मेमोरी देना। लेकिन कोई ऐसी वैसी मेमोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास किस्म की मेमोरी। मिलिए पुश डाउन ऑटोमेटन से। ये बिल्कुल हमारे पुराने फाइनाइट ऑटोमेटन जैसा ही है, पर इसके पास एक नई सुपर पावर है, एक स्टैक। सोचिए जैसे शादी में प्लेटों का ढेर लगा होता है ना, आप सबसे ऊपर ही एक नई प्लेट रख सकते हैं और सबसे ऊपर वाली ही उठा सकते हैं। जो आखिर में आया वो पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये छोटा सा स्टैक भाई सब कुछ बदल देता है। अब ये मशीन उन भाषाओं को भी संभाल सकती है जिसमें बराबर गिनती की जरूरत थी। जैसे ही एक ए पढ़ती है, ये स्टैक पर एक निशान डाल देती है। फिर जैसे ही एक बी पढ़ती है, ये एक निशान हटा देती है। अगर आखिर में स्टैक खाली हो गया तो मतलब गिनती बराबर थी। लेकिन यहां भी एक लेकिन है, ये अभी भी सिर्फ स्टैक के टॉप को ही देख सकता है। तो क्या कोई ऐसी मशीन है जो वाकई सब कुछ कर सकती है? कोई ऐसा यूनिवर्सल मॉडल जो हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे? जवाब है हाँ, है। और यही वो मशीन है जो आज हम जितने भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उन सब का सैद्धांतिक आधार है। इसे कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। और इसे समझाने के लिए बस एक लाइन ही काफी है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। ये सीधी साधी परिभाषा अपने अंदर जबरदस्त शक्ति छुपाई हुए है। और ये अपग्रेड कितना बड़ा है वो यहाँ साफ दिखता है। एक फाइनाइट ऑटोमेटन सिर्फ इनपुट पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के पास मेमोरी के लिए एक अनंत टेप होता है। ये पढ़ सकता है, लिख सकता है और टेप पर आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। इसका अपनी मेमोरी पर पूरा कंट्रोल है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है, ट्यूरिंग मशीन ही कंप्यूटेशन का एपेक्स प्रेडेटर है, सबसे बड़ा खिलाड़ी।
अगर किसी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम से सॉल्व किया जा सकता है तो एक ट्यूरिंग मशीन उसे सॉल्व कर सकती है। बात खत्म। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। इतनी ताकतवर होने के बावजूद इस मशीन की भी एक सीमा है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई भी ट्यूरिंग मशीन और इसलिए दुनिया का कोई भी कंप्यूटर कभी भी हल नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम का नाम है हॉल्टिंग प्रॉब्लम। सवाल सुनने में बहुत सीधा है। क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो किसी भी दूसरे प्रोग्राम को और उसके इनपुट को देखकर ये बता दे कि वो प्रोग्राम कभी खत्म होगा या हमेशा हमेशा के लिए एक लूप में फंसा रहेगा? और इसका जवाब, जिसे गणित से साबित किया जा चुका है, वो है नहीं। ऐसा कोई जनरल एल्गोरिदम बनाना नामुमकिन है जो हर प्रोग्राम के लिए ये बता सके। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा प्रोग्राम होता तो हम एक तार्किक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स में फंस जाते। सोचिए, हमने एक प्रोग्राम बना लिया, नाम है विल हॉल्ट। अब हम एक और शैतानी प्रोग्राम बनाते हैं, लूप इफ हॉल्ट्स। ये विल हॉल्ट से पूछता है कि कोई प्रोग्राम रुकेगा या नहीं। अगर विल हॉल्ट कहता है हाँ रुकेगा, तो ये प्रोग्राम जानबूझकर एक अनंत लूप में चला जाता है। और अगर विल हॉल्ट कहता है नहीं लूप करेगा, तो ये प्रोग्राम रुक जाता है। तो क्या होगा अगर हम इस लूप इफ हॉल्ट्स प्रोग्राम को खुद उसी का कोड जांचने के लिए दे दें? यहीं पर सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। अगर उसे रुकना चाहिए तो वो लूप करता है, और अगर उससे लूप करना चाहिए तो वो रुक जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारी शुरुआती सोच ही गलत थी। ऐसा कोई विल हॉल्ट प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कंप्यूटेशन जैसी बुनियादी चीज की भी अपनी सीमाएं हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तो विज्ञान, गणित, यहाँ तक कि हमारे दर्शन में और कौन-कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी जो शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगी?